किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अलग अलग मोर्चों पर एक तरफ कर्ज में दबा हुआ भी है, चीन से वहां चुनौतियां मिल रही हैं, साथ ही साथ यहाँ टीटीपी के जो आतंकी हैं उनके जरिए जो अलग चैलेंज है वो पाकिस्तान सरकार की नींदें उड़ा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान जहां पर अलग अलग हिस्सों में अभी बन्नू शहर को लेकर खबर यह है कि आत्मघाती धमाका हुआ है और इस धमाके में नुकसान बड़ा हुआ है। जो जानकारी है, रिहायशी इलाका चुकी था, रिहायशी इलाका जहां पर लोग रह रहे थे, जानबूझकर ही ऐसे रिहायशी इलाके को आतंकियों ने चुना। फिदायीन हमलावर ने यहां पर आत्मघाती हमला किया है जिससे कई इमारतों को, घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है और ये नुकसान लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हमला, एक और आतंकी हमला, जिसके बाद सवाल बहुत अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान यूं ही आतंकियों के निशाने पर रहेगा, क्या यूं ही एक के बाद एक धमाके होते रहेंगे और क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान बन जाएगा शमशान? ये सवाल बड़ा है। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं इसको लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। संजीव जी, पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कुछ दिन से लगातार जो आतंकी हमलों में तेजी आई है, अभी खबर ये बन्नू शहर में आत्मघाती हमला हो गया, वो भी रिहायशी इलाके में। पाकिस्तान सरकार न तो सेना समझ नहीं पा रही कि इस आतंक को अब कैसे जड़ से खत्म किया जाए। पाकिस्तान ने जो ये जहरीले सांप पाल रखे थे अपने बैकयार्ड में, अब वो सांप उनको डस रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका की विदेश मंत्री रहीं, उन्होंने अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को सीधा सीधा ये चेतावनी दी थी कि यदि आप ऐसा इस तरीके का अप्रोच रखते हैं कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में यदि इस्तेमाल करने की आपकी मंशा है तो ये आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। और उनके जो शब्द हैं अक्षरशः बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में वर्तमान समय में ये जो आतंकी हैं, इतने ज्यादा इनके मंसूबे अब बढ़ चुके हैं कि अब पाकिस्तान पे शासन करना चाहते हैं। ये जो है अपने दायरे को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया है उसके बाद से तो उसके मंसूबे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान का अब तालिबानाइजेशन करना चाहता है। जैसे कि अफगानिस्तान का तालिबानाइजेशन तालिबान ने किया, उसी तरीके का उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और वहाँ के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो भी वहाँ की जमहूरियत है, दिखावे की ही जमहूरियत सही, लेकिन उसको भी वो वहाँ पे हटा देना चाहते हैं और वहाँ पर कट्टर इस्लामिक शासन और एक आतंकी शासन स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो शय इन्होंने दी आतंकियों को, आज उसी का परिणाम ये हो रहा है। यानी जो बीज बोए अब उन्हें काटने की बारी, लेकिन काटे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा पनप चुका है वहां पर आतंक। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान में आतंकी हमले से जुड़ा ही एक बड़ा अपडेट है। बन्नू शहर में जैश फुरसान मोहम्मद ने ये हमला कराया है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। बन्नू शहर के कई इमारतें जिसमें तहस नहस हो गई हैं। यहाँ बन्नू शहर में जब इमारतें तहस नहस हुई हैं, अंदाजा आप लगाइए, चूंकि ये रिहायशी इलाका था, इन इमारतों को नुकसान पहुंचना मतलब यहाँ सीधे सीधे सिविलियंस को नुकसान पहुंचना है। बन्नू शहर में जैश फुरसान मोहम्मद की तरफ से ये हमला कराया गया है, ये धमाका कराया गया है, जो अभी तक का अपडेट है। मेजर शाह शायद नाम बदल सकते हैं, अलग अलग संगठनों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन नहीं बदल रही है पाकिस्तान की तस्वीर, या ये कहिए तकदीर। आपने बिल्कुल सही फरमाया रचना जी, और मैं अपने दोस्त संजीव श्रीवास्तव साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ये सोच के कि दूसरे आदमी गिरेंगे, वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। बस जिस तरीके से पाकिस्तान ने जहरीले सांप पाल रखे हैं कि भाई कि सांप अपने पड़ोसी को धसेंगे, वही सांप घूम फिर के उनको धसेंगे, उनके बहुत भारी पड़ेगा। और यही भारी पड़ा है पाकिस्तान के लिए अभी। तो पाकिस्तान अपने दुख से दुखी नहीं है, इतने इकोनॉमी गिर रही है, विवाद से जूझ रहे हैं, सिविल वॉर को मिलिट्री उठा के ले जाती है, उनके पूर्व प्रधानमंत्री को कॉलर से घसीट के ले जाते हैं कोर्ट रूम में से, सबके सामने सही बड़ी पब्लिक में। फिर भी वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से। वो शेर को बेच रहे हैं चीन को गधे के माफिक।
ये मजाहिया बन गया है, लोग मजाक समझते हैं लेकिन असल में ये है, ये फैक्ट है। इन्होंने शेर बेचे हैं गधों के माफिक। तो मतलब ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी होती ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। तो इनमें कुछ वो बीमारी है, इनमें वो बीमारी है जो नासुर है। ये घाव कभी नहीं भरेगा, ये वो वाला घाव है। तो ये पाकिस्तान जो है, इनको ही महंगा पड़ा उग्रवाद। इन्हीं के ही मिनिस्टर ने भरी सभा में, भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था, क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। ये पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बोला है। तो हिलरी क्लिंटन ने भी पहले इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, अगर आप इन्हीं के हिम्मत बड़ी दाग देता हूं मैं भाई, इनको कहा था अगर आप सांप पालेंगे तो ये इन्होंने गड्ढे खोलते जो सांप पाले, जो जिस तरीके से ये बिच्छू की तरह इनको काटे उल्टा पीछे से धंस के, तो वही है पाकिस्तान आज की तारीख में जूझ रहा है। ये आईएमएफ इनको कर्जा देने से इनकार कर रहा है। आईएमएफ ने हाथ मरोड़ तरोड़ के फिर जाके कुछ दान दिया। अरे इनके शहबाज शरीफ जाते हैं चीन, भिखारी कटोरा लेकर 5 दिन रहकर आते हैं, 5 दिन मात्र, और 5 दिन के बाद एक तमाचा मिलता है, पटाच तुम जाओ यहाँ भाग जाते हैं कहाँ से भीख मांगने के लिए। यूएई जाते हैं, वहां पे भी यही असर होता है। हर जगह जाइए। दर्शन जी, आपने कभी गौर किया है, अगर कोई आपके आसपास पार्क में कोई गिर जाता है, कोई बच्चा या कोई भी, 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा से उसके पास आते हैं, अरे गिरी चोट तो नहीं लगी, अरे क्या हो गया। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी साल 2 साल पहले, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी उनके साथ देने के लिए। आपने गौर किया है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर नौबत आई, क्यों कोई खड़ा हुआ नहीं है इनके साथ। इनके जो खुद के सगे हैं, चीन, अरब कंट्रीज कहां पर है भाई, इनके भाई बंधु कहां पर है, कोई इनके साथ में नहीं है। तो मैं कोई ऐसी नफरत की भावना से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि देखिए क्यों इनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता। एक टाइम था जब अमेरिका इनकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, फिर इन्होंने अमेरिका से भी बिगाड़ दी। अब चीन इनका बड़ा अच्छा दोस्त था, चीन से भी ये बिगाड़ेंगे। अभी आपने कहा पाकिस्तान के जो सगे हैं, असल तो ये है बात कि ना तो पाकिस्तान किसी का सगा है और ना कोई पाकिस्तान के लिए सगा है, यानी दो तरफा है मामले। सब अपने स्वार्थ का रिश्ता यहाँ पर बना रहे हैं। चीन पाकिस्तान के रिश्तों में भी कुछ ऐसी ही झलक दिखती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान यहाँ वहाँ कटोरा लेकर घूमता जरूर है, या तो मदद मिलती नहीं या मिलती है तो ना के बराबर। अगर मिलती है तो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए वहाँ के हुक्मरान उस मदद का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक अपडेट भी जान लें। पाकिस्तान के चूंकि बन्नू शहर में यह आत्मघाती हमला हुआ है, बन्नू शहर जहां पर पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, संवेदनशील ये इलाका माना जाता है पाकिस्तान का बन्नू शहर जहां पर कई चरमपंथी समूह सक्रिय हैं। टीटीपी का गढ़ माना जाता है बन्नू शहर, और टीटीपी का गढ़ माना जाता है इसलिए भी एक बड़ी वजह निकलकर अभी तक सामने आ रही है। हालांकि अलग अलग संगठन या फिर अलग अलग आतंकियों के नाम जरूर सामने आते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी चौतरफा इन परेशानियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। अगर बन्नू शहर में कई चरमपंथी समूह सक्रिय हैं और अगर टीटीपी का गढ़ ये कहा जाता है बन्नू शहर, तो क्या इस हमले के पीछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीटीपी हो सकती है क्या आप यहाँ पर संजीव जी? इस बात की संभावना हो सकती है कि टीटीपी और उसके एफिलिएट्स और गुल बहादुर समूह जो वहाँ पे एक ग्रुप है आतंकियों का, और जैसे फुरसान इत्यादि जो उन्होंने ऐसे नाम रख करके, वो जाहिर है कि वो सारे जो उनके मंसूबे हैं वो आतंकी हैं। वो अपने जो एक फेक आइडेंटिटी को कई बार क्रिएट करते हैं, कई बार अपने आप को सीधी किसी तरह के एक्सपोजर से बचाने के लिए ये अपने रंग रूप को बदल लेते हैं और एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को बना करके उसके माध्यम से वो मंसूबे सारे उसके आतंकी और टीटीपी के ही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा आप जानते हैं कि टीटीपी का गढ़ है, और वहाँ पर ये जो बन्नू इलाका है वो एक बेहद संवेदनशील इलाका पहले से ही रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर एक बड़ा आत्मघाती हमला इस तरह का किया जाना निसंदेह इस बात को दर्शाता है कि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो लगातार वहाँ पर बड़े होते जा रहे हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो पाकिस्तान के, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटा करके वहाँ पर अपना शासन स्थापित करने का इनकी जो महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है रचना जी। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इन्होंने ही तालिबान को खड़ा किया था ये। और अभी आप देखिए तो अफगानिस्तान में जो काबुल की सत्ता पर तालिबान को बैठाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहाँ तक कि DGISI ने काबुल में जा करके बैठ करके
वहां पर ऑपरेशंस को जो है एक सुपरवाइज किया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी कर रहा था कि कहीं जब तालिबान सत्ता में बैठ जाएगा तो वो फिर पाकिस्तान की तरफ ना बढ़ने लगे। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो अंधदृष्टि है, जिसको मैं कहूंगा ब्लाइंड आइड, जो उनका अप्रोच है कि जिसमें कि वो देख नहीं पाते हैं कि उनके अपने हित क्या है क्या नहीं है। वो सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट करके अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ की विदेश नीति कैसी होगी, रक्षा नीति कैसी होगी, लोगों का क्या होगा, उसको वो बिल्कुल भूल जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि उन्होंने काबुल में तालिबान को सत्ता में बिठाने में अपनी ताकत लगा दी और वही तालिबान पलट करके पाकिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है और पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का की जो एक अदूरदर्शी और एक अंधदृष्टि है, जैसे कि मैंने कहा, उसका ही परिणाम है कि आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है जल रहा है। और वहां पर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो पश्तून आबादी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में है, और पाकिस्तान में जाहिर है कि पश्तून आबादी सबसे बड़ी है, इस आबादी को पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो डिवाइड करके रखने की जो एक कोशिश की गई है, उसको तालिबान, जिनको तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है, किसी भी सरकार ने अफगानिस्तान में ड्यूरल लाइन को कभी भी मान्यता नहीं दी। और एक तरफ तो टीटीपी हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है और पाकिस्तान के सैनिकों सेना के बीच में भी टकराव दिखाई देता है। जो तालिबान के सैनिक हैं वो बाढ़ जो लगाई गई है उसको उखाड़ करके समय समय पर फेंकते हैं और उसकी वजह से दोनों में टकराव होता है और अनेक सैनिक मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों की अंधदृष्टि की वजह से, जो कि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार को बिठा करके, तालिबान को बैठा करके वो अफगानिस्तान में अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर जो इस्तेमाल करने की उसकी मंशा थी, आज उल्टा हो गया है। आज तालिबान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तालिबान अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, वो पाकिस्तान को भी अपनी जद में लेना चाहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मौका इस्तेमाल करने का पाकिस्तान खुद देता है बार बार। पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं उन्होंने दशकों से सिर्फ अपनी ही जेबें भरी हैं। लेकिन मेजर शाह, अगर पीओके में रह रहकर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बलूचिस्तान में बलूच जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं, यहाँ सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है ना, जुल्म, अत्याचार या फिर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है पाकिस्तान सरकार और सेना दोनों ने ही। और इसीलिए रह रहकर ये जो प्रदर्शन है ये और ज़्यादा उग्र हो गए हैं। अब तो ये समझिए कि जान तक की परवाह नहीं है, गोलियां चलती हैं, बावजूद इसके प्रदर्शन चलते रहते हैं। आपने सही फरमाया है रचना जी, बिल्कुल सटीक, 100% बिल्कुल। ये पाकिस्तान के ये रियलिटी है, ये दुनिया जानती है पाकिस्तान की रियलिटी, और यही बुरे हाल है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक टेलीविजन चैनल में कोई पाकिस्तानी किसी कोई जर्नलिस्ट थे, उनके साथ में था। वो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और स्क्रीन पे दिख रहा है कि ठीक ठाक नहीं है, स्क्रीन पे आग दिख रही है, दम धमाके दिख रहे हैं, नहीं सब शांतिपूर्वक है। अगर यानी कि उनको इतनी आदत पड़ चुकी है, उनके लिए गोलीबारी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, वो शांतिपूर्वक है। वो लेवल ऑफ ग्रेविटी उनके लिए, अगर बहुत जोर से धमाके हो गए और बहुत लोग चले गए, तब उनके लिए हाँ कुछ हुआ है शायद। तो ऐसा पाकिस्तान के हालात हो गए हैं और बहुत ही बुरा लगता है देखिए कि क्या हालात से गुजर रहा है पाकिस्तान। जब इनके यहाँ पे बाढ़ आई थी तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने केवल ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी साहब ने, कि हमें दुख है इस बात का, और कोई सपोर्ट ऐसा ऑफर नहीं किया था। शहबाज शरीफ से फट से ट्विटर पे गए, जैसे कि ट्विटर पे ही बैठे थे वो, जैसे कि वो हमारे प्रधानमंत्री का ही वो ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, और बोला हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई मदद नहीं चाहिए हिंदुस्तान से। अरे दे कौन रहा था मदद? हमने कोई एक इंसानियत के तौर पे पूछा बस केवल। तो पाकिस्तान जो है अपनी ही खुद जिम्मेदार है अपने एक्शंस के लिए। जो आज की तारीख में जो स्थिति है ना पाकिस्तान की, ये खुद जिम्मेदार है। इनकी मिलिट्री ने खूब दखलंदाजी दी और इनकी सरकार ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया मिलिट्री के आगे कि भाई आप हमारे आका हो, आप बताओगे, हमें तो कुछ आता नहीं है, आप बताओगे कि कैसे सरकार चलानी है। अब क्योंकि मिलिट्री आ गई पॉलिटिक्स के अंदर, अब आप देखिए इनके राइट फ्रॉम जनरल जियाउल हक, जनरल जुल्फिकर, मिस्टर जुल्फिकर वाली भुट्टो को प्रेसिडेंट इनके कौन लेकर आया था? मिलिट्री लेकर आई थी।
नवाज शरीफ जब 1983 में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको कौन लेकर आया? इनको भी पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई। पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि एक तरीके से मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री को, क्योंकि 99 में साबित हो गया था कि इन्होंने घुसपैठी की थी, चोरों छुपों की तरह चोर छुप के अंदर घुस के आए थे हमारे मुल्क के अंदर, जब सिविल ड्रेस के अंदर। जब इनको मारा तब देखा कि पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के आई कार्ड थे। तो पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में मैं बहुत ही अनप्रोफेशनल मिलिट्री मैं समझता हूँ, और मैं सोचता हूँ ये ऐसे चोरी छुपे हरकत कोई नहीं करता है। तो जब ये दखलंदाजी देती है इनके डे टू डे अफेयर्स में, उनके जो गरीब लोग हैं वो मारे जाते हैं। जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था ना कि अगर हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में इनके पास न्यूक्लियर पावर जरूर है पाकिस्तान, मैं मानता हूं, लेकिन खाने को आटा नहीं है, अनाज नहीं है। आपने बड़ी गाड़ी ले ली, क्या डालोगे आप? पानी। पेट्रोल के पैसे नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है, आप पानी डाल के चलाओगे। आपने बड़े बड़े हथियार ले लिए, आप क्या डालोगे? कंकर, पत्थर मिट्टी डाल के आप उसमें फायर करोगे क्या? तो पाकिस्तान के ये बुरे हालात हैं और वो समझता नहीं है, वो अपने गिरबान में देखता नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता, वो डिनायल मोड में रहता है। और इसीलिए अगर आपको मरीज को सही भी होना है ना, वो डॉक्टर के पास जाएगा, नर्स दिखाएगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा हाँ बीमारी है, तभी वो दवाई खा पाएगा, तभी इसका इलाज कर पाएगा। पाकिस्तान एक्नॉलेज नहीं करता है, पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है, कबूल ही नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम है। उधर सब मस्त चल रहा है भैया, सब मस्त है, वाह क्या शांति है भैया, क्या शांति है उनके यहाँ पे। मानना पड़ेगा, दाग देता हूं मैं बस। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में आवाम के लिए है, आम जनता के लिए है। हुक्मरानों का तो पेट भर रहा है, उनकी जेबें भरी हुई हैं। संजीव जी, अगर कोई एकाध चैलेंज हो तो फिर भी उससे निपटा जा सकता है, या फिर उसके निपटाने के तरीकों पर विचार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान सरकार, सेना क्या करे जब चारों तरफ से ही घिर जाए तो, अलग अलग वजहों से? देखिए, जो पाकिस्तान के जो टॉप ब्रॉस है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, आर्मी, आईएसआई और टॉप पॉलिटिशियंस हैं, यदि उनके आप जीवन को देखें, उनके अंदर के, उनके घर के, उनके बच्चों को देखें, तो बहुत ही आलीशान जीवन बिताते हैं। और उनके पास करप्शन का बहुत ही बड़ा पैसा है। जो भी वहाँ पर पाकिस्तान में मदद वगैरह आती है, उसका जाहिर है कि ज़्यादातर हिस्सा उनके जेबों में चला जाता है। उनके जो पाकिस्तान के अंदर ही बड़े बड़े उनके घर होते हैं, विदेशों में उनके घर हैं, आलीशान बंगले हैं, और बच्चे जो है ऐशो आराम की लाइफ बिताते हैं, विदेशों के में पढ़ते हैं। तो ये जो उनका जो अपना जीवन स्तर, वो उन्होंने एक ऐशो आराम का बना रखा है, और पूरे पाकिस्तान की जो जनता का जो शोषण करके वो एक उन्होंने ऐशगाह बना रखी है। और जाहिर है कि ये जो उनका जो आलीशान जीवन है, उसमें वो किसी तरह की कोई दखल नहीं आने देना चाहते। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करके रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अवाम का ध्यान देने वाला कोई नेता पैदा हो जाए। इमरान खान जैसा कोई अगर नेता अगर खड़ा होता है, कोई लोकप्रियता वाला नेता खड़ा होता है, तो उसको जेलों में डाल देते हैं। और ऐसे ही नेताओं को वो सत्ता में बिठा कर रखना चाहते हैं जो कि उनके इशारों पर काम कर सके। और अभी आप देखिए तो कैसे जो अभी हाल के इलेक्शंस हुए, वो भी पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड, रिग, फ्रॉड इलेक्शंस थे, और इसमें तमाम धांधलियां की गई। और जैसा कि हम आपके चैनल पर लगातार डिस्कस करते रहे कि वहां पर आर्मी और आईएसआई के पसंद की सरकार बनेगी, अल्टीमेटली वही हुआ। शहबाज शरीफ फिर से वहां के प्रधानमंत्री बन गए, और इमरान खान जेल में है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, और आर्मी और आईएसआई ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती है। जिस दिन आर्मी और आईएसआई के साथ इमरान खान हाथ मिला लेंगे, वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, और संभव है कि आने वाले कुछ वर्षों में फिर से वो सत्ता में वापसी कर जाए। तो ये पाकिस्तान की जो हकीकत यही है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। आवाम के तो हितों को आप भूल ही जाइए, आवाम क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। अपनी जो ऐशगाह है, अपना जो आलीशान जीवन है, उसमें वो कोई दखल नहीं एकदम ठीक आपने कहा, अपनी ऐशगाह तैयार हो गई। अगर देश में नहीं हुई तो विदेश में तो पक्का है, विदेशों में खुद जाकर बस जाएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बसा देंगे। मेजर शाह, शायद इसीलिए भी भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान पहले अपना हित देखते हैं, बाद में देश के बारे में, आवाम के बारे में सोचते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में सबसे पहले, सबसे ऊपर है राष्ट्रहित। आपने दुरुस्त फरमाया रशद जी। देखिए, दो राष्ट्र है जिनका सफर, मैं ये नहीं कहूंगा पैदाइश, मैं कहूंगा सफर साथ में स्टार्ट हुआ, तकरीबन एक साथ 1947 में। बल्कि अगर आप देखें, उनकी गाड़ी पहले गई हमारे से, कुछ घंटे पहले गई। उनका 14 अगस्त, हमारा 15 अगस्त, मगर दोनों 1947।
अब दोनों की गाड़ियां हिल रही हैं, मैं मानता हूं एक की गाड़ी बढ़ रही है अच्छी रफ्तार से, सुपर पावर बनने को आ रही है, दूसरी की गाड़ी जा रही है पीछे 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 और बर्बादी के रास्ते में है। तो यानी कि खुद की कब्र खुद खोद रहा है, एक शमशान घाट में खुद तब्दील हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। 1947 में ये फॉर्म हुई है एक सोवरेन कंट्री, ठीक है। फिर 1950 में ये IMF ज्वाइन करती है, जब लियाकत अली खान इनके प्रधानमंत्री थे, पहले इनके वजीर आजम थे। 1951 में इनका असैसिनेशन हो जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो कि एक मशहूर पोएट भी थे बाद में, वो गढ़वाल राइफल्स के थे, उनको वो जाते हैं एग्जाइल के अंदर। फिर जाके इनका खात्मा होता है, इनकी मौत होती है युगोस्लाविया में। ये कभी पाकिस्तान में आ नहीं पाए थे। अब पाकिस्तान की आप देखिए बुनियाद, देखिए ऐसी बुनियाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसी जगह पे बुनियाद लगाई थी, तो जाहिर सी बात है जब बुनियाद ही कच्ची होगी तो बिल्डिंग गिरेगी, इमारत गिरेगी, 100% गिरेगी। तो पाकिस्तान आज की तारीख में मुश्किल वक्त से इसलिए जूझ रहा है क्योंकि बुनियाद ही उनकी इतनी खराब थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने पूर्वजों का कि वो उन्होंने बेहतर से बेहतर देश हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। भाई हमारे पास भी ऑप्शन था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और पाकिस्तान के जो जहां वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक होता है ना भैया, आप अगर बात करूं तो मैं रूह कांप जाएगी वाकई में। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन देश पूरे मुल्क में। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे को फख्र है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मगर मैं ये न्यूट्रल, अगर मैं हिंदुस्तानी नहीं भी होता तब भी मैं कहता बेहतर से बेहतर देश हिंदुस्तान है, केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। ये देश सबके लिए बना है। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान अपना मजबूत कद आगे बढ़ा रहा है, दुनिया में चर्चा हिंदुस्तान की हो और पाकिस्तान अपनी फजीहत करा रहा है। और इसीलिए आए दिन होने वाले हमलों को देखते हुए, वहां की आवाम की हालत को देखते हुए हमने सवाल यही पूछा कि क्या पाकिस्तान आने वाले वक्त में शमशान बन जाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।